हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ गुरमीत सिंह। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन या फिर डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए प्रीवियस लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन डिस्कस किया था, तो एक बार वो वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेटर समझ में आपको आएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, या तो आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, वहाँ से आपको लेक्चर मिल जाएगा, एंड सेकेंडली मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। तो अब आइए डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन या फिर डिफरेंशिएशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उसके कर्व पे या उसके फंक्शन की कर्व पे हर एक पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकें, तो वो वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अगर स्पेसिफिक पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे हमें एक ही टेंजेंट हमारे पास होना चाहिए, एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वी कैन से दैट द फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। अदरवाइज एक डेफिनेशन हमने ऐसे भी की थी, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इफ दिस लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स ओवर h, ये वाली लिमिट आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये वाली लिमिट की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक। और जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड एज एफ डैश एक्स। अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो एक्स की जगह पे वो वाला पॉइंट आप सब्सटीट्यूट कर दो। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। इसको हमने पिछले लेक्चर में ज्योमेट्रिकली डिस्कस किया था। अब बात आती है फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। अब बड़ा ध्यान से देखो, अपने चारों तरफ कहीं भी पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। एवरीथिंग इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के चेंज होने से हर किसी चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, हर कोई चीज़ बदल रही है। कोई चीज़ स्लोली चेंज हो रही है, कोई फास्टली चेंज हो रही है, बट चेंज तो हो ही रही है, ठीक। तो कुछ भी स्टेगनेंट नहीं है। जो भी चेंज हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो टाइम को हम मानते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। तो बाकी सब चीज़ें, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग वी आर डिपेंडिंग अपॉन टाइम, तो वी आर डिपेंडेंट वेरिएबल। मैथ्स में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x से डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में, और डिपेंडेंट वेरिएबल को जनरली y से डिनोट करते हैं, और डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। अब मेरे पास आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सबसे परफेक्ट एग्जांपल टाइम है, बिकॉज टाइम इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनीथिंग, ओके। तो चेंज हर चीज़ में हो रहा है, किसी चेंज में फास्ट चेंज हो रहा है, किसी चीज़ में, किसी में स्लो चेंज हो रहा है, चेंज तो हो ही रहा है। तो जो फास्टनेस या स्लोनेस है, ठीक, उसी उस रेट ऑफ चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। कोई चीज़ फास्टली चेंज हो रही है उसका डेरिवेटिव ज़्यादा है, कोई चीज़ स्लोली चेंज हो रही है उसका डेरिवेटिव कम है। कांस्टेंट्स हैं, उनका डेरिवेटिव ज़ीरो है। वैसे फिज़िकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चेंज ना हो, बट मैथमेटिकली हम मान लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन, उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो उसका डेरिवेटिव क्या है, ज़ीरो है। तो अब बात आती है फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ये थोड़ा अजीब लगता है, तो अगर मैं ऐसा लिखूं, एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y में लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं, ठीक। तो अब मेरे पास है एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं। अगर हमें मान लो फिजिक्स में जाना हो तो बड़ी सिंपल सी बात है, एवरेज रेट ऑफ चेंज का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है वेलोसिटी।
ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है वेलोसिटी। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन होगा आपका उसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, और अगर हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव करते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज़ योर एक्सेलरेशन। तो हम फिजिक्स की तरफ नहीं जा रहे, हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहाँ पे एक्स था, टी था यानी कि टाइम, और डिपेंडेंट वेरिएबल तो वो डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे मेरे पास जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स लेंगे हम ऑलवेज, और डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे वाई। तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर फंक्शन। हम इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन से रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ग्राफ है, तो इसके बारे में आपको मालूम होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है भाई अपवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक। तो जब भी हम x की वैल्यू डालेंगे y की वैल्यू उस x पे डिपेंड करती है। तो ऑब्वियस सीधी सी बात है, रेट ऑफ चेंज तभी होगा किसी ना किसी चीज़ में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर थिंग। तो वो दोनों चीज़ें जो हैं मैथमेटिकली दोनों वेरिएबल्स हैं आपस में फंक्शनली रिलेटेड होने चाहिए। अगर वो फंक्शनली रिलेटेड नहीं है तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पैदा नहीं होगा। तो अगर एक में चेंज आ रहा है उसके क्रॉसपॉन्डिंगली दूसरे में चेंज आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जब भी मैं x की वैल्यू कुछ भी डालूंगा y की वैल्यू उसका स्क्वायर होकर के आएगी। तो यहाँ पे आप देखो ये अपवर्ड पैराबोला है, जब भी मैं x को 1 लिखता हूँ तो y 1 रहता है बिकॉज 1 का स्क्वायर 1। जब मेरे पास x2 है तो y कितना आता है भाई 4, x2 है तो y 4 है, x3 है तो y 9 है, x4 है तो y 16 है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पे जब x आपका 1 था तो y भी 1 था, जब x2 हुआ x में कितना चेंज हुआ 1 का चेंज हुआ। अब देखो x में कितना चेंज हुआ 1, y में भी कितना चेंज हुआ 1, तो दोनों का चेंज जो है सेम है। जब x में फिर से 1 ही चेंज हुआ, x जब 2 से 3 हुआ तो y 4 से 9 हो गया, इसमें तो भाई 5 का चेंज आ गया, यहाँ पे तो 3 का था, ठीक है। जब आपका x2 हुआ तो y 4 आ गया, तो यहाँ पे तो 1 का ही चेंज रहा, बट y में कितना चेंज हो गया भाई 3। फिर ऐसे ही जब x2 से 3 हुआ तो फिर x में तो 1 का ही चेंज आया, लेकिन y 4 से 9 हो गया भाई, यहाँ पे तो 5 का चेंज आ गया। तो जो x है वो तो उतना ही बढ़ रहा है, y मतलब उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, y में चेंजेस ज़्यादा आ रही हैं। तो जो एवरेज चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो एवरेज चेंजेस हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो हर जगह रेट ऑफ चेंज सेम नहीं है। देखो यहाँ पे जब हमारे पास x1 था तो y 1 था, जो x2 हुआ तो y हो गया 4, x3 हुआ तो y हो गया 9। तो x में तो मान लो उतना ही चेंज आ रहा है, लेकिन y में जो चेंज है वो उतना ही नहीं है। इसको आप ऐसे समझो जैसे आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, पहले सेकंड में आपकी स्पीड, ठीक है, थोड़ी कम है, दूसरे सेकंड में आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई, तीसरे स्पीड में और बढ़ गई, चौथे में और बढ़ गई, मतलब आपकी जो स्पीड है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो किसी कांस्टेंट स्पीड पे तो आप बाइक चलाते नहीं हो, ठीक है, मान लो आपने 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो ऐसे थोड़े ना है पहले सेकंड से लेकर के लास्ट सेकंड तक आपकी स्पीड सेम ही रहेगी। हालांकि हम ऐसा बोलते हैं आपकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि है ना, तो ऐसे थोड़े ना होता है। कभी कभी ऐसा होता है एक बार आप स्पीड आपकी बहुत कम है, फिर आप बहुत बढ़ जाती है, फिर आप कम कर देते हो, लेकिन एवरेज स्पीड है तो वो सेम ही रखते हैं हम। एवरेज जो आपकी स्पीड होती है वो एवरेज चेंज है, ठीक। तो अब यहाँ पे मेरे पास है वैसे ही, तो यहाँ पे क्या है, जब भी x में चेंज होगा y में चेंज ऑब्वियसली होगा ही होगा, and that change depends upon the equation of the function।
अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, मैं जब x 1 से 2 जा रहा हूँ, 2 से 3 जा रहा हूँ, 3 से 4 जा रहा हूँ, तो y में चेंजेस आ रहे हैं, y में चेंजेस आ रहे हैं भाई। पहले कम चेंज आया, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। ठीक, मान लो जब हमारा x 2 हो तब y में क्या चेंज आएगा, जब हमारा x 3 हो तब y में क्या चेंज आएगा। थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, देखो बेटा ध्यान से, जब x हमारा 1 से 2 होगा, x हमारा 1 से 2 होगा तो y 3 से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशो मतलब एवरेज ऐसे निकालेंगे, मतलब 4 - 3 ओवर 2 - 1। ऐसे ही जब हमारा x 2 से 3 होगा तो y 4 से 9 हो जाएगा, तो इसका रेशो क्या आएगा, 9 - 4 ओवर 3 - 2। तो दिस इज द एवरेज चेंज। अब जब x में कोई चेंज ना हो तो क्या y में चेंज होगा। अब ध्यान से देखो, x में देयर इज नो चेंज इन x में कोई चेंज नहीं है, दैट मीन्स x में चेंज 0 है, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब x में कुछ ना कुछ चेंज तो होना ही चाहिए, उसके क्रॉसपॉन्डिंगली हम y में चेंज निकाल सकते हैं, एवरेज चेंज निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर x में चेंज नहीं होगा तो ये वाला आपका 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर ये भी देयर इज नो चेंज इन x, दैट्स वाई देयर इज नो चेंज इन y, नीचे भी 0 ऊपर भी 0, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब मान लो मुझे x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 लगा लो, चलो 3 पे चेंज निकालना है। x 3 पे चेंज का क्या मीनिंग हुआ, देखो x 3 पे चेंज कैसे होगा, जहाँ तो आपका मतलब x 2 से 3 चेंज हो तब y में चेंज आएगा, है ना। जब आपका x 2 से 3 हो या फिर 3 से 4 हो तब y में चेंज आएगा, है ना। जब x आपका 3 है, एग्जैक्टली 3 है, मान लो एग्जैक्टली 3 है, तब y में क्या चेंज आएगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, जब x में चेंज आया ही नहीं तो y में चेंज पॉसिबल ही नहीं है। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ से आपका एवरेज ऑफ इंस्टेंट, जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसका मीनिंग क्लियर होगा। अब जब x हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है, तो x में अभी तक कोई चेंज नहीं है, तो क्या y में चेंज आएगा, आंसर इज नो। ये तो वही कंसेप्ट हो गया, यहाँ पे 0/0 बन जाएगा। अब लिमिट्स हमने पढ़ी हुई हैं, तो लिमिट्स 0/0 को ही सॉल्व करती है ना। 0/0 फॉर्म बन जाती है ना जब हमारे पास किसी फंक्शन में, तो उसके लिए हम लिमिट की हेल्प लेते हैं। अब बेटा ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, 3 पे चेंज, यहाँ पे देखो 3 की जगह पे ये छोटा सा मैं एक इंटरवल लेता हूँ, या तो 3 से थोड़ा कम या फिर 3 से थोड़ा ज़्यादा। उसको हम लेफ्ट नेबरहुड को 3 - h बोलते हैं, राइट को 3 + h बोलते हैं। तो मैं ये इंटरवल ले लेता हूँ, 3 + h। अब तो x में चेंज हो गया, लेकिन आप बोल सकते हो कि सर आपने तो बोला तो एग्जैक्टली 3 पे करना है, तो आप तो ये तो इंटरवल हो गया 3 से 3 + h। पर बेटा बाद में मैं h को 0 अप्रोच करवा दूंगा तो फिर ये 3 पे ही आ जाएगा। तो दैट इज़ ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना। तो अब जब हमारा x 3 है तो y कितना होगा भाई, जब हमारा x 3 है तो y कितना होगा, यहाँ पे निकाल लो, 3 का स्क्वायर आ जाएगा ड्यू टू दिस डेफिनेशन। अब जब हमारा x 3 + h है तो कितना होगा भाई, 3 + h का स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आती है चेंज इन y। तो जब x 3 था तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 3 + h है तो 3 + h का स्क्वायर हो गया। अगर मैं चेंज इन y निकालूं, चेंज इन y निकालूं तो वो क्या होगा भाई, यही होगा। इस चेंज इन y को हम जनरली डेल्टा y लिख देते हैं, तो मैं अगर लिखना भी चाहूँ तो आप लिख सकते हो। तो चलो चलते हैं, फिर इसको ऐसे लिखते हैं, f(3 + h - f(3), ठीक, ये तो हो गया भाई
चेंज इन वाई, तो मुझे तो एवरेज चेंज निकालना है, तो एवरेज चेंज निकालने के लिए चेंज इन एक्स से आप डिवाइड कर दो, चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, एक्स में कितना चेंज आया भाई, पहले तो था मेरे पास एक्स, सॉरी 3 से कितना हुआ 3 प्लस एच, तो एच ही चेंज आया। अब बात बन गई। तो अब बेटा देखो ध्यान से, जे एच ज़ीरो नहीं है, अगर जे एच ज़ीरो हो जाता है तो जे 3 एक ही पॉइंट बन गया, इंटरवल तो बने ही नहीं ना। जब ये इंटरवल बनेगा उसी इंटरवल के क्रॉसपॉन्डिंगली ये इंटरवल बनेगा, तब भी तो इंटरवल चेंज, मतलब चेंज तभी दिखेगा ना जब इंटरवल बनेगा, एक्स में चेंज तभी दिखेगा। तो अब क्या है एच, तो ये बन गया एच, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अब एच क्या है, कितना भी छोटा, छोटा आपकी मतलब चॉइस पे डिपेंड करता है, कितना छोटा डिपेंड्स अपॉन यू। तो मुझे तो एग्जैक्टली 3 पे करना था, वो तो पॉसिबल है ही नहीं है, बिकॉज वो तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो अब क्या करो, लिमिट ले लो h टेंडिंग टूवर्ड 0। जब हम लिमिट लेंगे इसकी h टेंडिंग टूवर्ड 0, तो अब देखो भाई ये क्या बन रहा है, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, अब f ऑफ 3 प्लस h माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाई h, इसकी वैल्यू यहाँ से आप सब्सटीट्यूट कर दो। अब जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, इसकी वैल्यू आपके पास ये रही 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन h। तो इसको आप कर लो सॉल्व, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला 3 प्लस एच प्लस 3 और 3 प्लस एच माइनस 3 अपॉन एच। लो बेटा यहाँ पे आपका 3 कैंसिल आउट हो गया और एच से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एच को आप 0 अप्रोच करवा दो तो ये बन गया 3 प्लस 3 मीनिंग 6। तो इसका जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट x इज इक्वल टू 3 आया, that is 6, and that is your derivative of x square at x is equal to 3। तो वैसे भी आप अगर इसका डेरिवेटिव निकाल लो, अगर आप शॉर्टकट फार्मूले से निकालते हो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो कैसे निकलता है भाई, 6 कितना आएगा 2x। अगर हम 3 पे निकालें एट x इज इक्वल टू 3, तो इसमें डाल दो आप 2 इंटू 3 कितना आया 6, दैट्स इट। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करें कि देखिए हमारे पास y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। जब भी x में कोई चेंज होगा उसका इम्पैक्ट y पे पड़ेगा। तो चेंज इन x को हम डेल्टा से x से लिखते हैं। तो डेल्टा x का मतलब होता है मैथमेटिकली चेंज इन x, चेंज इन x। तो जो डेल्टा y है दैट डिनोट्स चेंज, डेल्टा y मीनिंग चेंज इन y। तो जब भी x में चेंज होगा, बिकॉज x एंड y आर फंक्शनली रिलेटेड, जब भी x में चेंज होगा क्रॉसपॉन्डिंगली y में चेंज होगा, तो दैट इज y प्लस डेल्टा y एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ x को मैंने चेंज किया x प्लस डेल्टा x से। देखिए आप ऐसे हमारे पास, तो पहले तो हमने 2 लिया था, अब कोई जनरल लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे है भाई आपके पास x प्लस डेल्टा x। तो यहाँ पे आपका जो y था वो था y। अब यहाँ पे y की वैल्यू आ गई y प्लस डेल्टा y, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन x। जो ये आपका है डेल्टा x, तो ये जो आपका है दैट इज डेल्टा y। अब उसके बाद हमने चेंज ऑफ y निकालना है, यानी कि चेंज ऑफ ये वाला चेंज निकालना है। तो सिंपल सी बात है, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x आप निकाल दो। यहाँ पे हमारे पास अगर इस पॉइंट को निकालें तो ये पॉइंट होगा एफ ऑफ x, तो ये होगा x प्लस डेल्टा x। तो यहाँ पे होगा जी f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो चेंज इन y यानी कि डेल्टा y निकालना है, तो ऑर्डिनेट्स में से ऑर्डिनेट निकाल देंगे, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। तो ये आ गया भाई आपका टोटल चेंज इन y। अब मुझे एवरेज चेंज निकालना है, चेंज हैपन ड्यू टू चेंज इन x। तो चेंज इन x यानी कि डेल्टा x से मैं डिवाइड कर दूंगा, एंड ऑब्वियसली डेल्टा x इज नॉन ज़ीरो, x में चेंज कुछ तो होना ही चाहिए, नहीं तो ये डिफाइन नहीं होगा।
फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस चेंज निकालने के लिए x पे मैंने डेल्टा x को क्या अप्रोच करवा दिया, 0 अप्रोच करवा दिया। एंड दैट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, एंड दिस इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव बाय, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जहाँ अब इनिशियो, जहाँ 5 स्टेप मेथड, जहाँ फिर डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिसका मैंने डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है, और अगर चाहो तो प्रूफ आप इसका कर सकते हो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ठीक, तो प्रूफ की आपको वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट फार्मूला मेरे पास है dy/dx ऑफ x रेज टू पावर n दैट इज़ इक्वल टू nx रेज टू पावर n-1। ठीक, अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल तो आपके लिए सिंपल है, आप ऐसा कीजिए, इसको इस लिमिट को सॉल्व कीजिए, dy/dx x रेज टू पावर n, जस्ट कुछ नहीं करना, आपने ये वाली लिमिट सॉल्व करनी है, x टेंडिंग टूवर्ड, यहाँ पे आपका h होगा, h टेंडिंग टूवर्ड 0। तो पहले लिखते हैं f ऑफ x प्लस h, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस h लिखिए, उसकी पावर n माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। इस लिमिट को आप सॉल्व कीजिए, लिमिट्स आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ जाएगी nx रेज टू पावर n-1। ऐसे ही सेकंड मेरे पास है डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फार्मूला। एक्चुअली एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही रहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो वही रहता है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, इसका रेट ऑफ चेंज वही रहता है जो उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू होती है, वही उसका रेट ऑफ चेंज होता है। ज्योमेट्रिकली आप सोचो तो आप कह सकते हो इसका स्लोप किसी भी पॉइंट पे उतना ही रहता है जितना उस पॉइंट पे उसका ऑर्डिनेट होता है, मतलब जितनी उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू होती है। तो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x रहता है। तो अगर इसको भी आप प्रूव करना चाहो तो ये वाला फार्मूला बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है dy/dx a रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर x लॉग ऑफ a। इसका जो डेरिवेटिव है a रेज टू पावर x का वो कितना होगा, a रेज टू पावर x लॉग a। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखिए, a शुड बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज नेगेटिव का और 0 का लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर ये डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। फिर लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। ऑब्वियसली यहाँ पे भी योर x इज़ ग्रेटर देन 0। अब बात आती है डेरिवेटिव ऑफ साइन x, वो क्या है, कॉस x। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शन हैं उनका डेरिवेटिव मैंने लिख रखा है। अगर आपको इसका डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है तो जस्ट नथिंग टू डू, आपको ये वाली लिमिट सॉल्व करनी होगी, h टेंडिंग टूवर्ड 0, देयर इट इज साइन x प्लस h माइनस साइन x डिवाइडेड बाई h। हिंट इसके लिए है आपके पास, यहाँ पे CD फार्मूला लगा दीजिए अब। ठीक है, साइन c माइनस साइन d, वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ साइन c प्लस कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। वो वाले फार्मूले से लिमिट अप्रोच करवाओगे तो बड़ा इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास dy/dx डेरिवेटिव ऑफ कॉस x कितना होता है भाई, माइनस साइन x, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x, कॉट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x, सीकेंड का सीकेंट x इंटू टेन एक्स, कोसिकेंट x का माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x। अब थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे इसको याद रखने का तरीका होता है, जो भी c से स्टार्ट हो रहा है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि कॉस हो गया, कॉट हो गया, कोसिकेंट हो गया, इनका जो डेरिवेटिव है वो आंसर नेगेटिव में, माइनस में डेरिवेटिव आता है। अब बात आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं इनका डेरिवेटिव लिखने जा रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है भाई, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि जो x है आपका 1 से छोटा होना चाहिए, न्यूमेरिकली मॉडुलस ऑफ x क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए।
जस्ट बिकॉज अगर आपका x 1 से बड़ा हो गया तो ये अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। ऐसे ही इसके लिए cos इनवर्स x का डेरिवेटिव सेम ही रहता है, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है। अब नेक्स्ट मेरे पास है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली x कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। tan इन वो ऐसे ही है डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x, तो वो माइनस आ जाएगा, वो वही बात c से स्टार्ट हो रहा है, बाकी सारा सेम है, ठीक। तो x इज बिलोंग्स टू r। फिर वैसे ही dy/dx ऑफ सीकेंट इनवर्स x, दैट इज़ 1 मॉडुलस ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो x जो है न्यूमेरिकली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, अगर ये 1 से छोटा हुआ तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव अनडिफाइंड, मतलब डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक। वैसे ही कोसेकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव सेम ही रहेगा, माइनस आ जाएगा। अब बेटा कुछ फॉर्मूले तो मैं नहीं कह सकता, कुछ क्वेश्चंस कह लो या कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कह लो, जिनको हम एज ए फॉर्मूला ही याद रखते हैं तो बेटर रहता है, नहीं तो हर बार ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ये अच्छा रिजल्ट है dy/dx ऑफ 1/x स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बहुत बार यूज़ होता रहता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से तो नहीं करेंगे। डेरिवेटिव का फर्स्ट फार्मूला मैंने लिखा था पावर रूल, वही लगा दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर आगे चली गई तो 1 - 1 j बना भाई आपका माइनस x रेज टू पावर -2 मीनिंग 1/x स्क्वायर, ठीक। ऑब्वियसली x आपका नॉन ज़ीरो है, तो ज़ीरो पे तो फिर इसका डेरिवेटिव डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक ठीक। तो अब आता है नेक्स्ट, एक और रिजल्ट है मेरे पास, वो भी एज ए फॉर्मूला ही आपने याद रखना है, अंडर रूट ऑफ x, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा भाई, dy/dx, x को लिखो ऐसे पावर 1/2 करके, तो पावर आगे चली गई, x की पावर 1/2 माइनस 1/2 x रेज टू पावर -1/2, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो x रेज टू पावर 1/2 यहाँ पे आया, तो दैट इज़ 1/2 अंडर रूट ऑफ x, ठीक। तो सिंपल सी बात है, जस्ट डेरिवेटिव निकालना है तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना, आपका x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, वो तो इसकी डोमेन में ही नहीं है। तो ये कुछ हमने डेरिवेटिव को डिफाइन किया, ठीक। डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमने डिस्कस की फिजिकली, ठीक है, एज ए रेट ऑफ चेंज, ठीक। और डेरिवेटिव के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स या फॉर्मूले मैंने लिखे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके कुछ डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ देयर आर सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे कि प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वोशिएंट रूल एंड मेनली चेन रूल हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।